आपका एक बार फिर से स्वागत है सारंग गुरु के डिजिटल क्लास में। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 10 बायोलॉजी की बात करता रहा हूँ और आज मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मेंडल को जैसे कि हम जानते हैं कि जीव आनुवंशिकता के पिता है और आनुवंशिकता के पिता मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंध में बहुत ही क्रांतिकारी खोज किया और उन्होंने नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन सिद्धांतों को भी थोड़ा सा देखेंगे और उसकी बात करेंगे। और उन्हीं के नाम पर कुछ बीमारियां हैं जिनका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन विकार का है। वो क्या है इसमें देखते हैं। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल के नाम पर आधारित मेंडेलियन विकार वे आनुवंशिक रोग है जो एकल जीन, ये पॉइंट नोट करेंगे, में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी कि ये सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये विकार मेंडल के वंशावती के नियमों का पालन करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित पैटर्न में स्थानांतरित होते हैं। इसी वजह से इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा गया। ठीक है। दुनिया भर में लाखों लोग इन आनुवंशिक विकारों से प्रभावित हैं, जिनमें से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। भारत में इन विकारों की व्यापकता चिंताजनक है, विशेषकर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे रोगों में। इन डिसऑर्डर्स की हम बात पिछले वीडियो में भी किए हैं, अभी भी करेंगे थोड़ा सा। तो ये अब थोड़ा सा देख लेते हैं मेंडल के नियम और आनुवंशिकता के सिद्धांत। इसको तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 1822-1884 के दौरान आसबियाई भिक्षु ग्रेगर मेंडल ने मेंडल के पौधों पर अपने प्रयोगों का माध्यम से आनुवंशिकता के मूलभूत सिद्धांतों की खोज की। उन्होंने 60 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया और पाया कि लक्षण निश्चित नियमों के अनुसार माता पिता से संतति में स्थानांतरित होते हैं। मेंडल के 3 प्रमुख नियम, डोमिनेंस का नियम, सेग्रीगेशन का और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, आज भी आनुवंशिकता की आधारशिला ये रिकैप हम कर रहे हैं। और इसके आगे आते हैं मेंडेलियन विकारों की परिभाषा और विशेषताएं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट में इसको समाप्त कर लूं। ठीक है बेटा। तो मेंडेलियन विकारों की परिभाषा और विशेषताएं क्या है। मेंडेलियन विकार भी आनुवंशिक रोग हैं जो एकल जीन में म्यूटेशन के कारण होते हैं। म्यूटेशन उत्परिवर्तन और मेंडल की वंशागति के नियमों का पालन करते हैं। इन्हें मोनोजेनिक डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर भी कहते हैं। और ये 3 ऑटोसोमल डोमिनेंट बताते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक्ड, हम जैसे कि जान रहे हैं कि जो मनुष्य में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो 1 to 22 ये क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहा जाते हैं, ऑटोसोम्स कहे जाते हैं। और इकलौता ये 23rd पेयर जो होता है ये कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ये क्लियर हो गई बात। तो जो बीमारियां, जो डिसऑर्डर्स इन 1st to 22nd नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जुड़ी हुई होती हैं, ये ऑटोसोम। अब ऑटोसोमल में डोमिनेंट और रिसेसिव 2 तरह आते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव समझ रहे हैं।
डोमिनेट वो होंगे जो पेयर में डोमिनेट करेंगे, और इसे से ये सप्रेस रह जाते हैं। तीसरा कंडीशन है एक्स लिंक्ड, वे बीमारियां जो एक्स क्रोमोसोम से संदर्भित हैं, इनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो इनको देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट को केवल एक म्यूटेंट एलील की उपस्थिति से रोग प्रकट होता है। प्रभावित माता पिता से 50% संभावना से संतति में रोग स्थानांतरित हो जाता है। ये घातक बीमारियां हैं। हंटिंगटन डिसऑर्डर, मार्फन सिंड्रोम, एकार्डोप्लेसिया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम जानना। ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। दोनों एलील म्यूटेंट होने पर ही रोग प्रकट होता है। यानी म्यूटेंट बने क्या होगा, उत्परिवर्तित हो जाएगा। वाहक माता पिता से 25% संभावना से प्रभावित होती है। इनमें 3 नाम आता है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें से सिकल सेल एनीमिया की हम लोग बात कर चुके हैं। और थर्ड कैटेगरी है एक्स लिंक्ड, वे बीमारियां जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी होती हैं और एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन में म्यूटेशन से होने वाली विकार पुरुषों में अधिक प्रभावित होते हैं। अब ये जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, ये मोस्टली एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो ये रिसेसिव है ना, एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर्स है ये। इसी कारण से ये बीमारियां हीमोफीलिया, क्लाइमेक्स, ये सब महिलाओं में नहीं होती, पुरुषों के बीमारियां हैं। हाँ, ये की नोट आप देख लें। भारत में लगभग 70 मिलियन लोग विभिन्न प्रकार के मेलेरियल विकारों से प्रभावित हैं और इनमें से अधिकांश विकार जन्मजात होते हैं और जीवन भर व्यक्ति को प्रभावित करते रहते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या है? इसमें हंटिंगटन रोग का उदाहरण है, थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी। हंटिंगटन रोग एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो एचटीटी जीन के सीएजी रिपीट एक्सपेंशन के कारण होता है। यह आदर्श ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें केवल एक म्यूटेंट कॉपी से ही रोग प्रकट हो जाता है। क्या प्रक्रियाएं हैं? अनियंत्रित शारीरिक हलचल, संज्ञानात्मक क्षमता में गिरावट, भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन, प्रगतिशील मांसपेशी कमजोर होती है। कुल मिलाजुला के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वो डिसेबल्ड होता है पर्सन। रोग के लक्षण आमतौर पर 35-45 वर्ष की आयु में प्रकट होने शुरू होते हैं। सीएजी रिपीट की संख्या जितनी अधिक होगी, रोग उतनी ही कम उम्र में शुरू हो जाता है। एक सुंदर सा डायग्राम ये दिखाया जा रहा है। मोस्टली ये इंडिकेट करता है कि ये मानसिक बीमारी है। प्रारंभिक चरण इसका 35 से 45 साल में हल्की मांसपेशी कमजोरी, मूड में बदलाव, एकाग्रता में कमी, इतनी प्रारंभ शुरू हो जाती है इसको। इसके बाद क्या होगा? मध्यम चरण 10-15 साल बाद। तो 10-15 साल बाद क्या होगा? 35-45 में आप 10 जोड़ लीजिए तो लगभग 45-50-55 की साथ स्पष्ट कोरिया, बोलने में कठिनाई, संतुलन की समस्या हो जाती है। गंभीर चरण 20-25 वर्ष बाद, यानी 60-70 की अवस्था आते आते पूर्ण निर्भरता, निकलने में कठिनाई होती है, गंभीर डायजेंसिया हो जाती है, नेतृत्व की साधन हो जाती है, बहुत सारी बातें याद नहीं रहता, शारीरिक कमजोरी होती है। अब इसमें क्या है? आनुवंशिक परामर्श की आवश्यकता होती है। हंटिंगटन रोग के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों को विवाह से पूर्व आनुवंशिक परामर्श अवश्य लेना चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग कही जाती है। जिस तरह से पंडित जी से पतरा दिखाया जा रहा है हम लोगों के यहाँ, उसी तरह मॉडर्न इरा में आज के दौर में एक्सपर्ट से, डॉक्टर से मिलकर जेनेटिक काउंसलिंग की अति आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि बिफोर द मैरिज हस्बैंड और वाइफ दोनों के आपस में
बॉडी सिम्टम्स, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर क्या है? रिसेसिव है। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव विकारों में व्यक्ति को रोग प्रकट होने के लिए दोनों माता पिता से म्यूटेंट जीन मिलना आवश्यक होता है। ये एक अच्छी बात कि अगर मदर और फादर दोनों कैरियर है या इन्फेक्टेड है तभी ये बीमारी इनके बच्चों में होगी। भारत श्रेणी के सबसे प्रमुख विकार है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। दोनों ब्लड से रिलेटेड दिख रहा है, दोनों में ब्लड के फिगर दिख रहे हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सिकल सेल एनीमिया की हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी इसको रिपीट करेंगे। और थैलेसीमिया की बात, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे क्योर किया जा सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। अब ये सिकल सेल एनीमिया है या सीए और वो थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया एचबीवी जीन में म्यूटेशन की कारण होता है, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इससे लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर देख करते हैं। इस तरह की हो जाती है। गंभीर दर्दनाक संकट, एनीमिया और कमजोरी, बार-बार संक्रमण, अंगों में रक्त प्रवाह बाधित होना, ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब रहती है। ये इसका लक्षण है। हीमोफीलिया के केस में, सॉरी थैलेसीमिया, अल्फा या बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के उत्पादन में कमी होने वाला विकार है। भारत में बीटा थैलेसीमिया अधिक प्रचलित है। इसके लक्षण क्या है? इसमें भी गंभीर एनीमिया होती है, बात लीवर और स्प्लीन का बढ़ना है, हड्डियों की विकृति हो जाती है, नियमित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। थैलेसीमिया मोस्टली बच्चों में ज्यादा हो जाता है और इस केस में सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो सर्वाइवर हैं उनमें बहुत सारे सर्वाइवर आज की तारीख में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके पीछे की जो वजह है वो है उनके में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस उनको जो रक्त चढ़ाया जाता है, तो मोस्टली ब्लड क्या होता है कि परचेज होता है, मार्केट का ब्लड होता है और वो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इस पे कभी विस्तार में डिटेल में करते हैं। देखिए 42 मिलियन कैरियर्स हैं वो भारत में। थैलेसीमिया वाहकों की संख्या 10,000 10 के नए मामले हैं प्रतिवर्ष थैलेसीमिया के नए बच्चे और 8% इसकी व्यापकता है। मध्य भारत में सिकल सेल रेट की दर मोस्टली मैक्सिमम इसका हब कहा जाए तो मेरी जहां तक जानकारी है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है इसकी स्थिति। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया भारत में सबसे प्रचलित आनुवंशिक विकार है। उचित जागरूकता और स्क्रीनिंग से इन्हें रोका जा सकता है। अगर जेनेटिक काउंसलिंग इनके पेरेंट्स की हुई होती तो ये बच्चे 10,000 बच्चे हर साल सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बच्चे से ग्रसित पैदा नहीं होते। फिर भी अवेयरनेस की जरूरत है, इस पर काम हो रहा है। धीरे धीरे हम इससे निजात पा सकते हैं। अब आता है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, जिसमें कि वो रेड और ब्लू कलर को नहीं पहचान सकता। डिफरेंट टाइप के हीमोफीलिया, दैट इज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित
जीन में म्यूटेशन के कारक होते हैं। चलिए, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए ये विकार पुरुषों में अधिक प्रभावी होते हैं। महिलाएं आमतौर पर वाहक होती हैं, कैरियर ही होती है। पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं उनमें महिलाएं वाहक होती हैं, पुरुष प्रभावित होते हैं। तो इसमें दो बीमारियां हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन हीमोफीलिया की दो कैटेगरी दे दी गई है। हीमोफीलिया पिछले वीडियो में हमने बात किया था, फिर बात कर लेते हैं। हीमोफीलिया ये फैक्टर एच की कमी के कारण होने वाला रक्तस्राव विकार एक्स गुणसूत्र पर F8 जीन में म्यूटेशन से होता है। लंबे समय तक रक्तस्राव, जोड़ों में सूजन और दर्द, मांसपेशियों में आंतरिक रक्तस्राव। हीमोफीलिया ये हमारे यहाँ कामन है। फैक्टर 9 की कमी के होने वाला विकार F9 जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। हीमोफीलिया ए के समान ही लक्षण है, कम प्रचलित है सॉरी, यानी कि हमारे यहाँ हीमोफीलिया ए ज्यादा प्रचलित है। फैक्टर 9 कंसंट्रेट से इलाज। अब ये दिशु फ्रेंड्स, इसमें रंग की पहचान भी हो सकती है, इसको हिंदी में रंग अंधता भी कहते हैं। ओपीएन 1L या ओपीएन 1M जीन में म्यूटेशन से होने वाली दृष्टि संबंधी समस्या है। लाल हरे रंग का भेद की समस्या है और 8% पुरुषों में प्रचलित है। दैनिक जीवन के में सामान्य बाधा है, उनके दैनिक जीवन काम काज में, ड्राइविंग में, बहुत सारे कार्यों में उनको दिक्कतें होती हैं। तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। अब एक्स पर म्यूटेशन मौजूद की क्या स्थिति है? लड़की वाहक स्वस्थ 50%, लड़की स्वस्थ वाहक नहीं 50%, मतलब 50-50%। लड़का प्रभावित 100%, महिलाओं में वाहक, और लड़का प्रभावित नहीं 0%, कोई म्यूटेशन नहीं है तो 0%। महिलाओं में वाहक, तो लड़कों को प्रभावित होने की संभावना ज्यादा होती है। और जब भी लड़की वाहक होगी तो उसका होने वाला संतान लड़का होगा, वो 100% क्या होगा, डिसऑर्डर से ग्रसित होगा। एक्स लिंक्ड विकारों में प्रभावित पुरुष अपनी सभी बेटियों को वाहक बनाता है, ये देखिए, लेकिन बेटों को प्रभावित नहीं करता। वाहक महिला से 50% संभावना बेटे से प्रभावित हो सकती है, संभावना से बेटे प्रभावित हो सकती है। थोड़ी देर के लिए इसको देख लेते हैं, बहुत बार देखेगा। XY ये मेल है और X फीमेल है। सपोज दैट X इसका ये है डैड, तो अगर क्रॉस कराते हैं तो उसकी पहली बेटी स्वस्थ हो गई, उसकी दूसरी बेटी कैरियर हो जाएगी, उसका एक बेटा स्वस्थ होगा और एक बेटा प्रभावित होगा FH। ये जो है वो प्रभावित होगा, एक कैरियर होगी। तो ये कंडीशन होती है। अगर फादर होगा, अब ये फादर है तो इसका जो भी है वो उसकी बेटियों को जाएगा, इसकी वजह से वो अपनी बेटियों को कैरियर बना देता है। हाँ, मैं विकार चिंताजनक स्थिति तो है ही है। कुछ मुख्य बीमारियां यही है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। भौगोलिक वितरण क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में सिकल सेल एनीमिया की उच्चतर दर है। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में थैलेसीमिया प्रचलित है। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल
से 22%, गुजरात में थैलेसीमिया वहाँ 15%, पंजाब में थैलेसीमिया वहाँ 9%। इस डाटा को आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सामुदायिक कारण विशिष्ट जाति समूह में अंतर विलास से कुछ विकारों की उचित आपस में हिंसा होगी, आपस के स्वास्थ्य सेवा प्रमुख बहुत जगह स्वास्थ्य सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। आनुवंशिक डाइवर्सिटी, भारत के विभिन्न जनसंख्या में अलग अलग विकिरण पैटर्न है। जागरूकता की कमी एक सबसे बड़ी कारण ये है। ग्रामीण क्षेत्रों में आनुवंशिक विकारों की सीमित जानकारी है लोगों के पास। तो हाँ, जेनेटिक काउंसलिंग परामर्श थोड़ा सा देश पे चलते हैं। तो आनुवंशिक परामर्श एक विशेषज्ञ प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और परिवारों को आनुवंशिक विकारों के जोखिम, निदान और प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल चिकित्सा जानकारी प्रदान करती है बल्कि भावनात्मक सहयोग भी देती है। तो इसमें पारिवारिक इतिहास का संकलन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और निर्णय किया जाता है। तो अब निर्णय में क्या क्या समर्थन क्या होता है? परिवार के नियोजन, गर्भावस्था और जीवन शैली के निर्णय में मार्गदर्शन प्रदान करना, ये सारी चीजें की जाती है। पेडिग्री चार्ट का महत्व, बस बिल्कुल 10 मिनट और लगेगा, ठीक है। पारिवारिक वृक्ष या पेडिग्री चार्ट आनुवंशिक परामर्श का आधार है। यह निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है: वंशागति का पैटर्न और प्रभावित सदस्यों की पहचान। सफलता की जो कहानी है इसमें आई है अच्छी बात। गुजरात में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम से नए मामलों में 90% की कमी आई है। प्री मैरिटल काउंसलिंग इसकी मुख्य वजह है। वही हम कह रहे ना कि विवाह के पहले जैसे पंडित से लोग गुणों का मिलान करते हैं, उसी तरह पेरेंट्स पे भी गुणों का मिलान होना चाहिए, बायोलॉजिकल होना चाहिए। तो इससे लगभग 90% की कमी आई है। पेडिग्री चार्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लें। पेडिग्री चार्ट का पारिवारिक वृक्ष, इसको हिंदी में कहो पारिवारिक वृक्ष या पेडिग्री चार्ट आनुवंशिक परामर्श का आधार हो। यह निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। क्या देता है? वंशागति का पैटर्न, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्सटिंक्ट है, किस तरह का पैटर्न है उस बीमारी के फैलने का। प्रभावित सदस्यों की पहचान करता है, वाहकों की संभावित स्थिति और भविष्य की संतति में जोखिम क्या होता है। ये पेडिग्री चार्ट तैयार करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। सिर्फ उसके स्वास्थ्य की जानकारी से काम नहीं होगा, और विशेष तौर पर किस स्थिति में जब आनुवंशिक बीमारियां हैं तो इसमें पूरे परिवार का इतिहास 2-3 पीढ़ियों पहले से वो लंबा भी जा सकता है, कई पुरानी पीढ़ियों तक उनका हम तैयार करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो आनुवंशिक परामर्श केवल चिकित्सा सेवा नहीं है, यह परिवारों को सशक्त बनाने और सूचित निर्णय लेने में मदद करने का माध्यम है। उनको सही गाइडेंस किया जाता है, सही एडवाइस किया जाता है, उसके हिसाब से वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं बेहतर तरीके से। निदान तकनीकें, कैरियोटाइपिंग और जेनेटिक टेस्टिंग। अब ये क्या तरीके हैं, कैसे किया जाता है? आधुनिक आनुवंशिक निदान तकनीकों ने मेंटेलियन डिसऑर्डर को पहचान और प्रबंधन में काम किया। ये तकनीकें न केवल रोग की पुष्टि करती हैं बल्कि प्रीनेटल डायग्नोसिस और वाहक स्क्रीनिंग में भी महत्वपूर्ण है। तो ये कंफर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, और इससे प्रीनेटल डायग्नोसिस
जब बच्चा गर्भावस्था में है उसी स्थिति में उसकी डिटेलिंग कर ली जाती है और उसके बारे में पता लगा लिया जाता है और उसके अनुसार उचित निर्णय दिया जाता है। तो इसमें कैरियोटाइपिंग क्या होती है? कैरियोटाइपिंग हम गुणसूत्रों की संख्या और संरचना का विश्लेषण होता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जैसे क्रोमोसोमल विकारों की पहचान के लिए उपयोग करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग दूसरी तकनीक है। जीन के डीएनए अनुक्रम का सटीक विश्लेषण, एकल न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन की पहचान। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में से तेज और सस्ते परीक्षण किए जाते हैं। ठीक। थर्ड क्या है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आधारित परीक्षण विशिष्ट डीएनए खंडों का प्रवर्धन करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया के लिए तुरंत रिजल्ट आ जाता है। कम लागत में बल्क स्क्रीनिंग संभव होती है। और प्रीनेटल डायग्नोसिस, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच। एम्नियोसेंटोसिस, गर्भ में बच्चे का जो भ्रूण में विकास होता है उस समय उसका फ्लूइड निकाल के एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग का विकास। तो इन 4 तकनीकों से आनुवंशिक विकारों में खासतौर पे जो मेंडेलियन विकार है, डिसऑर्डर्स हैं, उनको बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और किया जा सकता है भविष्य में। जी, भारत में आनुवंशिक परीक्षण की स्थिति क्या है? सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही है, ये तो बात सही है। और आज की तारीख में भारत में लगभग 200 प्लस लैब्स हो गए हैं जहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर की चेकिंग हो रही है और लगभग बहुत कम लागत 5000 की लागत में आनुवंशिक परीक्षण की भी हो जा रहे हैं। ये एक सफलता है और स्वस्थ भारत की जो कामना है, कल्पना है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है? आनुवंशिक परीक्षण हमेशा योग्य आनुवंशिक परामर्शदाता की देखरेख में ही करवाना चाहिए। परीक्षण के परिणामों की सही व्याख्या और भावनात्मक सहयोग आवश्यक है। कभी भी कोई भी बीमारी हो किसी भी तरह की, तो हमेशा याद रखना, सलाह देना लोगों को भी कि कभी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से ही सलाह मिले, किसी नीम हकीम के यहाँ न जाए, उससे जान का खतरा होता है और धन की बर्बादी भी होती है। ठीक है, रोकथाम रणनीति और भविष्य की संभावनाएं देख लेते हैं थोड़ी सी। तो रोकथाम के लिए जागरूकता अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जन जागरूकता, सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम, स्कूलों में आनुवंशिकता की शिक्षा, मीडिया अभियान चलाया जाए, स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, चेकिंग किया जाए, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग, नवजात स्क्रीनिंग, वाहक प्रोटेक्शन, ये सब चीजें की जाए। आनुवंशिक परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग, विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार, टेलीमेडिसिन के माध्यम से पहुंच, ये जरूरी है। और भविष्य की क्या तकनीकें हैं? जीन थेरेपी है, दोषपूर्ण जीन को सामान्य जीन से बदलने की तकनीक, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए क्लिनिकल ट्रायल सफल हो गए हैं। अभी हम देखें 90% कंपनी हो रही है थैलेसीमिया में गुजरात में। CRT सेल थेरेपी, वायरल वेक्टर आधारित थेरेपी, एक्स विवो जीन एडिटिंग, क्राइस्पर बेस 9 जीन एडिटिंग तकनीक जो डीएनए में सटीक परिवर्तन कर सकती है। भविष्य में वंशानुगत रोगों की स्थायी समाधान हो सकता है। सोमैटिक सेल एडिटिंग, जर्म लाइन एडिटिंग, नैतिक और कानूनी चुनौतियां इसमें है, उस पर डिटेल बात। स्टेम सेल थेरेपी, ये बहुत ज्यादा चल रही है पूरे देश में, दुनिया में। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इंड्यूस्ड प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल IPSC थेरेपी, रक्त विकारों के लिए प्रभावी उपचार। ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, IPSC आधारित चिकित्सा और टिश्यू रीजनरेशन, इससे एक नया जीवन मिल रहा है बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स में भी।
स्टेम सेल थेरेपी कारगर है तो, और आनुवंशिकता के विकारों में भी इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब इसको समराइज कर रहे हैं। आनुवंशिक विकारों से मुक्त भारत का सपना केवल तभी साकार हो सकता है जब हम रोकथाम, शिक्षा और अनुसंधान में समन्वित प्रयास करें। और 2025 तक राष्ट्रीय स्क्रीनिंग प्रोग्राम का विस्तार, सभी राज्यों में आनुवंशिक परामर्श केंद्र खोल दिए गए हैं। दूसरा स्टेज क्या है? 2030 जीन थेरेपी का व्यापक उपलब्धता, नवजात स्क्रीनिंग में 50+ विकारों की जांच कराई जा रही है। ये हमारी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और 2035 तक कृष्ण पीआर, CRIS PR भी बोलते हैं, आधारित उपचार की शुरुआत और व्यक्तिगत आनुवंशिक चिकित्सा का विकास हो पाना संभव है। अभी समय है, फिर भी हम प्रयासरत हैं। देश आगे बढ़ रहा है सुनहरे भविष्य की ओर, और आने वाले समय में सामान्य बीमारियों के अलावा आनुवंशिक बीमारियों से भी स्वस्थ और वंचित भारत होगा, इसकी कल्पना की जा रही है। आनुवंशिक विकारों से मुक्त भारत। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।